नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम बात कर रहे हैं 21 नवंबर से 27 नवंबर के करंट अफेयर्स की। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस करंट अफेयर्स के सेशन से ना केवल आप करंट अफेयर्स से अपडेट होंगे बल्कि सब्जेक्ट के साथ उसको कैसे लिंक करके पढ़ा जाए इसको भी समझने का आपको एक मौका मिलेगा। न्यूज़पेपर कैसे रीड किया जाए उसका भी एक आपको मौका मिलेगा। दूसरा, यदि आप में से कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम अभी दे रहा है तो एक हमारा BR एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, उसमें दो वीडियो हैं। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर मैनुअल की एक बुक है 340 पेज की, वो हमने जो है अगर कहा जाए क्लास में बच्चों को रीड कराइए। वो वीडियो ओपन है, आप देख सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में, अगर आपको देखना हो तो वहां से। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 में शीर्ष राज्य और उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। अब ये प्रश्न क्यों लिया है पहले तो ये समझ लीजिए। ये प्रश्न इसलिए लिया है कि अभी 26 जो है वो नवंबर को आधारभूत सांख्यिकी के नए आंकड़े जारी हुए, जो हर साल जारी होते हैं उसमें, इसीलिए इस प्रश्न को लिया है। मैं आंसर इसीलिए सामने लगा देता हूँ कि कम से कम कई बार क्या होता है कि बच्चे मैं टिक लगाता हूँ, ऊपर नीचे टिक लग जाता है तो वो कहते हैं कि गलत टिक लग गया इसलिए। तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बिल्कुल सही है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, ये ठीक है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये गलत है। और ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, ये सही है। अब ये पहले तो समझिए ये है क्या। देखिए, हर साल ये आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी जारी होती है 26 नवंबर को। ये होती है इसीलिए कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है, और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हम इस दिन को जो है वो राष्ट्रीय, मतलब ये भी याद रखिएगा, ये एक अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसी दिन ये पशुपालन सांख्यिकी के आंकड़े हम जारी करते हैं। इस बार के जो नए आंकड़े जारी हुए उन आंकड़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अलग से एक पूरा इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन वन लाइन के हिसाब से जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं। मेन मेन चीजें हैं इसमें, चार बातें जो है वो दिखाई गई हैं। पहला है कि मिल्क का प्रोडक्शन है, दूसरा है एग का प्रोडक्शन है, तीसरा है मीट का प्रोडक्शन, और चौथा है वूल का, यानी अंडा, दूध, मांस और वूल। चारों में अगर हम ध्यान से देखें 2023-24 की तुलना में 2024-25 में हर एक में ग्रोथ ही दिखी है। किसी में हमको नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखी, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। हालांकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि एग का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ है, यानी इसमें हमको पिछले बार की तुलना में 4.44% की जो है वो ग्रोथ यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। ये पहली चीज। और अगर हम सबसे कम में अगर देखें तो प्रति व्यक्ति जो मांस उपलब्धता है उसमें हमको जो ग्रोथ दिख रही है वो 1.62 है, जो पिछली बार की तुलना में अगर कहा जाए कि कम। तो ये फिगर तो ये वाले तो पूछता नहीं वो कि ग्रोथ कितनी, कभी भी नहीं आया आज तक। हाँ, लेकिन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन प्रोडक्ट में, ग्लोबल सिनेरियो में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में, अगर कहा जाए कि आप ये फिगर मत याद कीजिए कि कितना मिलियन टन हुआ, ये मुझे नहीं लगता कि कभी आपको आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है, तो हमें समझ पड़ गया कि यार इंडिया की रैंक जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, दुनिया का टोटल मिल्क प्रोडक्शन का हम कितना परसेंट जो अगर कहा जाए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये चीजें हमको मिल सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट टोटल कितना मिलियन टन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वाले प्रश्न के ऊपर ज्यादा अपने को काम नहीं करना है। मिल्क प्रोडक्शन में हमें दिख रहा है कि पिछले साल जहां प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 471 ग्राम जो है वो दूध की जो है अगर कहा जाए उपलब्धता थी, वो इस साल बढ़कर हो गई 485 ग्राम। इसमें याद रखिए, आप अभी मध्य प्रदेश का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में जो आंकड़े पिछले साल के हैं वही पढ़िए, क्योंकि एकदम नए आंकड़े जो अगर कहा जाए इकोनॉमिक सर्वे वाले वो अभी यूज नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति अब दूध की उपलब्धता हमारी प्रतिदिन कितनी हो गई, 485 ग्राम। ये एक है। टॉप जो स्टेट्स हैं उनमें कहाँ स्थिति है उससे संबंधित ये आंकड़े को अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे हमें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हमें ये भी समझ पड़ गया कि पिछले वर्ष के आंकड़े में भी मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था, इस वर्ष के आंकड़े में भी मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मोटा मोटा समझ पड़ा कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9%
हम मध्य प्रदेश से जो है वो मिल रहा है। ऊपर फिगर में हमको ये भी समझ पड़ रहा है कि कुल दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा रोल अगर किसी की भूमिका तो वो है बफेलो की। यानी अगर आप देखिए आंकड़े जो अगर कहा जाए फिगर चेंज हुए, मूल आंकड़े चेंज नहीं हुए। जैसे अगर आप पिछली साल का भी पढ़े उसमें भी ये था कि सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किससे हुआ, बफेलो से। मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में पढ़े तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कुल दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, तो भैंसों के दूध की है। फिर उसके बाद जो है गाय के दूध का नंबर आएगा। तो यही चीज यहाँ पर दिख रही है कि तो ये वन लाइन ऑफ फैक्ट कॉपी के अंदर लिख के रख लें कि भाई जो है अगर कहा जाए कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो स्वदेशी जो भैंस हैं उनका से दूध उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। टॉप 3 स्टेट्स में मध्य प्रदेश भी आता है, उत्तर प्रदेश राजस्थान नंबर 1 और 2 पे आते हैं। ये एक फिगर बेसिक हो गया। यहाँ पर सेम हम एग प्रोडक्शन के ऊपर जाएं तो एग प्रोडक्शन में भी हमको दिख रहा है कि पिछली साल जो प्रति व्यक्ति एग, ये एनम में आएगा, ध्यान रखना ना, एग में प्रतिदिन का आंकड़ा नहीं। एक साल में प्रति व्यक्ति को पहले 103 अंडे उपलब्ध थे, अब वो बढ़कर हो गए 106। ये फिगर नहीं पूछेगा कि कितने बिलियन अंडे टोटल जो अगर कहा जाएगा प्रोडक्शन हुआ था कि पिछले साल कितना था, तो 103 थे, अब कितने हो गए, तो 106 हो गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये एक बेसिक यहाँ पर आ सकता है। इसमें हम देख रहे हैं तो टॉप 5 में मध्य प्रदेश कहीं नहीं है। आंध्रा नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 2 है, तेलंगाना नंबर 3 है, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। सेम अगर हम तीसरे फिगर के ऊपर चले जाएं, यहाँ से मीट के ऊपर, तो मीट में तो ये कभी नहीं पूछेगा कि प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, वो नेचर वाइज ही नहीं पूछेगा। लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन से, तो हमें दिख रहा है कि देखो मीट कई तरह का मीट हम बाजार में देख रहे हैं ना। पिग का है तो उसको पॉर्क कह रहे हैं, गॉट का है तो उसको मीटी बोल रहे हैं, पोल्ट्री है तो उसको हम चिकन बोल रहे हैं, कैटल्स का है तो उसमें जैसे बीफ भी कहा जाता है उसमें, है ना। तो ये जो अगर कहा जाए युवा जानवर हैं तो उनको व्हील कहा जाता है। तो व्हील, पॉर्क, बीफ, चिकन, मीट, ये अलग अलग पैटर्न के मीट के नाम होते हैं। मुर्गी से हमको सबसे ज्यादा 49% मीट मिल रहा है। टॉप मतलब बस इतना ही याद रखना, मुर्गी से सबसे ज्यादा जो अगर कहा जाए 49% है, बस ये हमारे लिए काम का है। उसके बाद फिर जो है वो बफेलो और गॉट का फिगर हमको दिख रहा है कि बफेलो का 19%, गॉट का 15%, कैटल्स का 2%, बहुत ना के बराबर। फिर है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना। इसमें भी हमको टॉप स्टेट्स में मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा। सबसे ज्यादा मीट का उत्पादन जो हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट बंगाल में। इससे देखो कई चीजें क्या होता है, इनडायरेक्टली आपको मैसेज भी देती हैं। जैसे कोई पूछे कि भाई गौवंशीय जो पशु है, हमारे यहाँ तो वध पर प्रतिबंध है, मध्य प्रदेश में तो गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम लागू है। क्या भारत के दूसरे राज्यों में इसके ऊपर मतलब प्रतिबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे भाई अगर एक्ट नहीं भी है तो भी बहुत ना के बराबर। क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें, आप वहां कैसे जस्टिफाई करोगे कि आज अगर भारत में 100 किलो मीट का उत्पादन हो रहा है तो उसमें 50 लगभग 49 किलो तो जो अगर कहा जाए कुक्कुट से हो गया, यानी मुर्गी पालन से जुड़े जो भी होते हैं। उसके अलावा बफेलो, शिप, गॉड, पिग, इनका परसेंट जो है वो ज्यादा है। कैटल्स का तो केवल 2% है, कुल भूमिका में 2% की भूमिका। तो आप आंसर को जस्टिफाई भी कर सकते हो। कोई इंटरव्यू वाला ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपको क्या लगता है, तो आपको लग रहा है कि भले लॉ लागू नहीं है, कोई एक्ट नहीं बनाया, इनडायरेक्टली तो एक्ट दिख ही रहा है वहां पर। इनडायरेक्टली लोग जो है वो अवॉइड कर रहे हैं चीजों के से अपने आप को अलग रखें। तो ये है, इसमें अपने को टॉप 5 स्टेट कम से कम टॉप 3 में याद रखना है कि कौन सी टॉप 3, क्योंकि कई बार वो पूछ लेते कि इनमें से शीर्ष उत्पादक राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन कितने देगा एग्जाम वाला, 4, 3 तो यहाँ से उठा लेगा, चौथा कोई और उठा लेगा, ऐसे, है ना। और फिर आखिरी है वूल यानी कि ऊन। तो ऊन में आपको दिख रहा है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। एक्चुअल देखिए ऊन की कहानी कैसी है, ऊन की कहानी है बकरी और भेड़ के ऊपर टिकी हुई। तो जहां बकरी और भेड़ का पालन ज्यादा हो रहा है वहां ऊन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। जैसे हम जम्मू कश्मीर चले जाएं तो पश्मीना, और वहां पर जो अगर कहा जाए खास बकरी की प्रजाति है पश्मीना, उससे पश्मीना शॉल बनती है। हिमाचल चले जाए तो गद्दी। ऐसे इससे ये चीज जो है अगर कहा जाए टिकी हुई। इसमें बाकी कुछ याद नहीं रखना, आप केवल 2 स्टेट याद रखो कि भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान और दूसरा जो अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर, क्योंकि इनका फिगर ज्यादा है, बड़ा फिगर है ना। तो ये ऊन के उत्पादन के लिए शीर्ष राज्य हैं। ओवरऑल फिर उन्होंने ये बात एक रफली समझाने की कोशिश करी कि ग्लोबल सिनेरियो में हम एनिमल हस्बेंड्री में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो जैसे बोल रहा है कि भाई मिल्क प्रोडक्शन में अकेले अगर हम यहाँ पर देखें तो दुनिया का 25% दूध अकेले हम यहाँ से दे रहे हैं। इंडिया नंबर 1। ये टोटल अगर आपको दिख रहा है, ये 2030 के 23 के आंकड़े हैं। ये फूड एंड एग्रीकल्चर वगैरह के आंकड़े तो अपडेटेड आपको अभी मिलेंगे नहीं, बट हमें दिख रहा है
आपसे कोई पूछे कि भाई क्या लगता है आपको पशुपालन इंडस्ट्री में क्या है, तो आप ये कहोगे कि अगर हम पशुपालन इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे यॉर्गट बनाना, दही है, चीज है, आपका बटर मिल्क है, या अदर जो है वो अगर कहा जाए मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे लाइक आइसक्रीम है, या आपका पनीर है, मावा है, घी है, इसको इसके ऊपर काम किया जाए, नई टेक्नोलॉजीज को उपयोग किया जाए, प्रोसेसिंग को बेहतर किया जाए, तो ग्लोबल सिनेरियो में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा साउंड कर सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया में नंबर वन है। दुनिया में नंबर वन है अगर इस आंकड़े के हिसाब से देखें। फिर जो अगर कहा जाए एग के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर टू हैं। आपको दिख रहा है कि नंबर वन पर जो है वो चीन है, सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन वहाँ हो रहा है। फिर अगर हम देखें मीट के उत्पादन में, तो दुनिया में नंबर चार पर हम जो अगर कहा जाए मीट के, प्रोसेस मीट हम यहाँ से भेजते हैं काफ़ी यहाँ पर, उसमें आपको दिख रहा है कि नंबर वन जो है वो चाइना है, ये है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे भी लिंक करके पूछ सकता है कि भाई मीट का उत्पादन अब दुनिया में कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा, या जो अगर कहा जाए, और इसमें एक आंकड़ा नहीं दिया वूल, तो वूल में ऑस्ट्रेलिया, हमेशा ऑस्ट्रेलिया अपने वूलन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए और इससे उसको लिंक करके समझाने की कोशिश करी कि वो चीज़ कैसी है। और जैसे मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली, अभी तो आप एमपी के इकोनॉमिक सर्वे के पुराने फिगर्स को ही फोकस करिए, क्योंकि जनरली वो इसी से पूछते हैं, क्योंकि वो इस ये फाइल से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। फिर भी रफली इतना है कि हाँ भैया टॉप थ्री में हम अपनी जगह बनाए हुए हैं, पहले भी बनाए थे, अभी भी बनाए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही मैंने उठाया था कि आधारभूत में, जो भी मैंने आपको समझा ही दिया कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी में दुग्ध उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो हमने ये पढ़ ही लिया है। यहाँ चार पांच क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए अलग अलग तरीके के। पहला क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बिलियन लीटर आइडिया, ऑपरेशन फ्लड, भारत में दुग्ध क्रांति, पर अमूल जैसा ग्लोबल ब्रांड आज पूरी दुनिया में अमूल को पहचाना जाता है, खड़ा करने में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वो हो गया। दुग्ध उत्पादन में हम दुनिया में कौन से स्थान पर हैं, तो हम पहले स्थान पर हैं। वैसे अगर कहा जाए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, वो क्या पूछेगा वो तो देखने वाली बात है एग्जाम वाले के ऊपर। फिर अगले के ऊपर जाएं, यहाँ पर अगला है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 समिट में भारत के द्वारा बताए गए कितने इनिशिएटिव, पहल को अपनाया गया। ठीक है, तीन, चार, पाँच, छः, तो इसमें है छः। पहले तो देखिए समझिए इस चीज को। ये जो जोहान्सबर्ग में G20 की जो समिट हुई है, ये समिट तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो अमेरिका ने इसको बायकॉट कर दिया, वो आया नहीं। और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी थी इसकी, मतलब कि अगला जो समिट होना है वो अमेरिका में होना है। तो अमेरिका को जो है वो चेयर मिलना था इसकी, लेकिन वो खाली ही जो है वो साउथ अफ्रीका ने दे दी, क्योंकि अमेरिका ने एक अधिकारी भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई आप ऐसे व्यक्ति को भेजते जो रिप्रेजेंट करता, कोई ऑफिसर आएगा और आप कहोगे कि हम हमको जो है वो अध्यक्षता की वो दे दो डॉक्यूमेंटेशन पूरा, तो नहीं होगा। तो विवाद में तो ये घिरा ही था। दूसरा, G20 में अफ्रीका का रोल तेजी से थोड़ा बढ़ रहा है, उसके पीछे का कारण है कि जब हमारे यहाँ G20 हुआ, तो उस समय G20 के अंदर 19 तो कंट्रीज थी और एक यूरोपियन यूनियन थी। लेकिन अब G20 के अंदर नाम G20 है, लेकिन टोटल अगर कहा जाए कंट्री प्लस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो 21 लोग हैं इसमें। अफ्रीकन यूनियन को हमने ही G20 में शामिल करवाया, भारत भारत के प्रयासों से शामिल हुआ। जब हमारे यहाँ G20 समिट हुई तब, तो अफ्रीका अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। उसमें जो अगर कहा जब अमेरिका नहीं आया, तो भारत एक बड़ी ताकत था। और एक भारत एक बड़ी ताकत था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो उसमें छह जो अगर कहा जाए इनिशिएटिव दिए, उसको कंट्रीज ने मान लिया। ये जो आपको दिख रहा है ये छह इनिशिएटिव हैं। तो टेक्निकली अगर कहा जाए, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर प्रपोज 6 आइडिया फॉर द G20। यहाँ पर जैसे क्रिएशन ऑफ G20 जो है वो ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज, कि भाई हम एक परंपरागत नॉलेज को बढ़ाएं यहाँ पर। फिर क्रिएशन ऑफ अफ्रीका जो अगर कहा जाए स्किल, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल जो है वो हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ G20 ओपन सेटेलाइट डाटा पार्टनरशिप, क्रिएशन ऑफ जो है वो क्रिटिकल जो है वो मिनरल्स। ऐसे उन्होंने टोटल छह इनिशिएटिव्स की बात करी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है ये ड्रग वाला, क्रिएशन ऑफ G20 इनिशिएटिव फॉर जो है वो काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, इसको कैसे रोका जाए पूरी दुनिया में यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ न्यूज क्लिप्स मैंने लगाई, तो उसमें दिख रहा है
कि G20 पीएम के 6 इनिशिएटिव मंजूर, ड्रग्स आतंक के गठजोड़ का खात्मा हो प्रधानमंत्री, और बाकी 6 बातें उन्होंने ये कही। तो मैं बस आपसे ये कहूंगा कि अब कम से कम आप इस बार का जी, क्योंकि इस बार का G20 न्यूज में आ गया, ठीक है, जब कोई समिट जो चर्चा में आ जाता है तो वो क्वेश्चन जो है वो पंच हो जाता है। जैसे अभी इसको अपन ऐसे समझें कि प्रधान, अभी नेक्स्ट वीक में हम करेंगे, नेक्स्ट वीक से करंट आपका जल्दी करा देंगे, इस वीक थोड़ा सा बस ये रहा, नेक्स्ट वीक में अभी आपको बुधवार गुरुवार को दे देंगे, तो गैप खत्म करना है आपका इस वीक से अब। तो जैसे अभी आपको याद होगा कि जब मतलब रशियन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए, तो वो टोयोटा कार में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। अब वो किस कार में बैठे, क्या बैठे, वो मायने नहीं रखा, पर वो कार टोयोटा कंपनी की थी। अब टोयोटा की थी तो वो कार न्यूज में आ गई कि कोई यूरोपियन कंपनी की कार को यूज नहीं किया, ठीक है, अमेरिकन नहीं किया, कोरियन नहीं किया, उन्होंने टोयोटा की यूज करी। बहुत सारे मुद्दे उसमें न्यूज में अभी भी आजकल भी चल रहे हैं। हमारे और आपके एग्जाम के लिए केवल उसमें इतना काम का है। क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट सोचिए आपके क्या काम का है पहले तो, है ना। आप अगर कहा आ जाए एक बुद्धिजीवी की तरह अभी अलग अपने आप को रखिए, इस एज ए स्टूडेंट आपको अभी काम करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट है कि आप स्टूडेंट के नजरिए से क्या सोच रहे हैं, है ना। रशिया इंडिया के रिलेशंस का क्या रिजल्ट होगा वो बात की बात है, अभी का आपके काम की चीजों पे पहले फोकस कीजिए। तो वो ये पूछेगा ना कि टोयोटा किस देश की कंपनी है ना, उसको क्या लेना देना बाकी चीजों। और आपको हो गया जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ऐसा तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमारे यहाँ किसके साथ काम करती, किर्लोस्कर कंपनी के साथ काम करती, टोयोटा किर्लोस्कर बोलते हैं भारत में। ये चीजें रोल प्ले करती हैं। तो जैसे G20 का समिट है, अब वो न्यूज में आ गया, तो आप कम से कम G20 के वो मेंबर कंट्रीज के नाम याद करिए, उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में याद करिए। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको जो है वो बन सकता। चलिए अगले क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन तो क्या है कि आएगा नहीं, ले लिया था पर आएगा नहीं इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम, मोस्ट टाइम भी इसलिए क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री जी का जो मतलब अगर कहा जाए कि जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने जैन जी के ऊपर काफी कुछ बोला है, ठीक है, जो आज की जनरेशन है उसके ऊपर। तो पहले तो समझे है क्या कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्काई रूट इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। ये कैंपस कहाँ स्थित है, तो आंसर है ये हैदराबाद। तो पहले तो इसको समझें इस बात को। देखो स्काई रूट इंफिनिटी एक प्राइवेट कंपनी है, और भारत में जो अगर कहा जाए प्राइवेट सेक्टर में सैटेलाइट और सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले रॉकेट्स को बनाने के लिए काम कर रही है। इसने अभी लगभग 2 साल पहले विक्रम नाम से एक रॉकेट की सीरीज इंट्रोड्यूस करी। वो भारत में फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट भी है। अगर आप इंटरनेट पर केवल एक कीवर्ड ऐसे टाइप करें, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, तो आपको वो विक्रम की ही स्टोरी मिलेगी। यहाँ पर ये विक्रम एस ये पहला था, 2022 में आया। इसी ने डेवलप किया, मतलब यही जो कंपनी थी इसी के द्वारा जो अगर कहा जाए इसको डेवलप जो है वो किया गया था। अब इसी दिशा में वो जो है वो स्काई रूट के, ये दिख रहा होगा स्काई रूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, अब स्काई रूट एक कदम और आगे चली गई। स्काई रूट ने अभी अभी नया जो है वो रॉकेट लॉन्च किया, मतलब लॉन्च नहीं किया, रॉकेट डेवलप किया, स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका नाम है विक्रम 1, जो नीचे आपको दिख रहा है। इसका प्रोटोटाइप भी, और ये पूरा उन्होंने बता भी दिया नेक्स्ट ईयर तक ये ले भी आएंगे। अब मतलब ये है क्या पहले समझिए, देखिए ये प्राइवेट रॉकेट अब जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यानी अब हमें ये समझ पड़ा कि इन फ्यूचर इसरो के साथ भारत में प्राइवेट कंपनीज भी सैटेलाइट लॉन्चिंग में काम करेंगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा अगर कहा जाए सुधार है कि इन फ्यूचर इनकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल देश भी करेगा। आप इसको ऐसे समझिए ना, आज हमारे पास एक इंडिजीनियस अगर कहा जाए फाइटर जेट है, नाम है तेजस, लेकिन क्या हम आज तक इंजन डेवलप कर पाए? हम आज भी इंजन तो अमेरिकन कंपनी जी एरोस्पेस से ले रहे हैं। कारण ये है कि हमने इन फील्ड्स में कभी भी प्राइवेट कंपनीज को आगे आने नहीं दिया, तो वो काम नहीं कर पाई। अब ये कंपनीज आ रही तो ये अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगी, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। तो हो सकता है कि भविष्य में कुछ बेहतर हो जाए। तो जैसे इसने सबसे पहले तो अभी आपको क्या प्रश्न आ सकते हैं, पहला तो हाल ही में विक्रम 1 नाम का जो रॉकेट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया ये पूछ सकता है। दूसरा कि स्काई रूट इन्फिनिटी जो है वो कहाँ की कंपनी है, तो ये हैदराबाद की ये कंपनी पूछ सकता है। दूसरा अगर आप प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो भी सुनेंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि अब जो जैन जी है वो कैसे सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा काम कर रही है, कैसे हम प्राइवेट सेक्टर्स की सहायता से स्पेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस की जगह है, ये क्वेश्चन लिंक करके पूछे जाएंगे।
ना। तो ये हालांकि अभी जो भी होगा वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, क्योंकि एकदम से आप सोचो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए वो सैटेलाइट लॉन्च कर दे तो नहीं। ये पीएसएलवी पैटर्न के ही रॉकेट होंगे, और ये सब लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही डेवलप जो है वो किए जा रहे हैं। तो जैसे आपको दूसरी लाइन में दिख रहा है कि स्काई रूट भारत की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसकी स्थापना पवन चंदना और भरत ढाका ने की है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र और वैज्ञानिक हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया था, जिससे वह अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गया। उसी दिशा में ये अगला कदम उन्होंने जो है वो बढ़ाया है विक्रम नाम से। तो इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन अच्छा जो है वो बन सकता है, ये मुझे लगता है कि आएगा। अगला कॉमनवेल्थ, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2026 27 28 29 30 तक आता रहेगा। आता इसलिए रहेगा क्योंकि अब हमको कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिल गई है। जब मिल गई है तो आगे के पिछले अगले 4 वर्षों में हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, 4 5 वर्षों में। वो जो करेंगे उसके ऊपर ये बात है। तो पहला है कि कॉमनवेल्थ खेलों के संदर्भ में कौन सा असत्य है। पहला, कि प्रथम कॉमनवेल्थ खेल तो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम होंगे, ये कॉमनवेल्थ का 100 ईयर होगा। तो वो सेलिब्रेशन अलग लेवल का होगा, वो गेम अलग लेवल का होगा, उसमें दुनिया की निगाहें अलग लेवल की होंगी। जब भी कोई इवेंट 100 ईयर कंप्लीट करता है, आपको मालूम होगा कि वो उसको बताता है कि हमने 100 साल में क्या उपलब्धि हासिल करी। तो मुझे लगता है कि वो कॉमनवेल्थ में भारत की तैयारी बिल्कुल जोर शोर से और अलग ही लेवल की होगी। ये पहला है। तो कनाडा का हैमिल्टन हमको याद रखना है। दूसरा, कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 46 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही है। देखो, क्रम में चले, 30 में चले तो 30 से 34, फिर 38, 38 के बाद होना था 42 में, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कैसे करते। 42 के बाद होना था 46 में, वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ था, 45 में हुआ था। तो आप सोचो कि कॉमनवेल्थ करा दे तो नहीं। 46 के बाद 50 में, 50 के बाद फिर ये क्रमबद्ध तरीके से चीजें चलती रही। 2014 में भारत में कॉमनवेल्थ हुआ, ये गलत है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भी। और 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ होगा ये। तो हमें दिख रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 भारत में 70 प्लस देश अहमदाबाद में दिखाएंगे खेल। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो अगर कहा जाए कि रोल होगा, अहमदाबाद एक स्पोर्ट हब के रूप में उभरेगा। वहाँ नए स्टेडियम्स, अभी भी बहुत स्टेडियम्स वगैरह पे काम कर रहा है वो। और इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम अच्छा कुछ कर पाए, अब ऐसे भी हम आपको दिख रहा होगा। अब देखिए प्रश्न बनते कैसे हैं आपको, जैसे आप सोचोगे कि सर ये क्वेश्चन आपने 2014 का कैसे किया, तो न्यूज़पेपर को पढ़ो, मैंने लिया क्यों। यहाँ पे आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ कि 2010 में दिल्ली में हुए खेलों के बाद, दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों के बाद ये पहला मौका है जब भारत में खेल होंगे। ये कवायद भारत 2036 के ओलंपिक की दावेदारी मजबूत होगी। 2030 की बोली के लिए भारत का मुकाबला नाइजीरिया शहर अबूजा से था। हालांकि महासंघ ने उसे 2034 की मेजबानी देने पर विचार किया। ओवरऑल यहाँ पर दूसरा कि 2000 मतलब 2010 में जो हमने यहाँ पर मेडल्स टैली में अपना रिकॉर्ड बनाया था, उसको भी हमको ब्रेक करके आगे जाना है। यहाँ पर क्रिकेट समेत जो अगर कहा जाए 15 नए खेल, तो ये हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि क्रिकेट में हम जो है वो टॉप कंट्रीज में हमेशा ही अपना नाम बनाए रखते हैं। ये एक रोल प्ले करेगा। तो आप समझिए ना कि मैंने तो जैसे करंट के हिसाब से आपको बता दिया अभी, लेकिन आपको भी कॉमनवेल्थ के ऊपर या इस तरह के प्रश्न, क्योंकि ये आते रहेंगे। जैसे अभी 2026 में, अभी ये ब्रिटेन में ही हो रहा है, पहले ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, साहब हम नहीं करा पाएंगे। तो ब्रिटेन ने कहा चलो ठीक है अभी हम करा लेंगे, तो अभी नेक्स्ट ईयर तो ब्रिटेन में ही है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास है यहाँ पर। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसमें अच्छा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला है, श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय महिला टीम ने किस टीम को पराजित करके पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप को जीता? तो नेपाल। ये वन लाइन का है। मतलब इसमें हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं कि हम बहुत अंदर जाएं, और बहुत अंदर का कोई क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए सोचे या ढूंढे, नहीं। दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम को पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम को पहले, यहाँ पर, और नीचे वो आर्टिकल लिखा हुआ है। प्रश्न तीन बन सकते हैं। पहला, कि भारतीय महिला टीम ने रविवार को श्रीलंका के कोलंबो में कहाँ खेला गया, ये। दूसरा, फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से किस देश को हराया, ये। तीसरा, कि कौन से देश शामिल हुए थे, तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित 6 टीमें शामिल हुई। तो यानी ज्यादा देश इसमें शामिल जो है वो हुए नहीं थे।
इस तरह से अगर कहा जाए ये, और नीचे उन्होंने एक स्टोरी भी डाल दी, ये प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने के कुछ दिनों के बाद ही दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम में भी जीत हासिल करी, यानी दो एक के बाद एक इवेंट है जो रोल प्ले करते हैं। अब आता है जस्टिस सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? 52, 53, 54, 55। अब क्या होता है, देखिए ये मैंने क्यों लिया, आंसर तो 53 है ना। अब लिया क्यों, इसको समझिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, हम इतना तो जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो 5 है हमारा, उसमें आर्टिकल 124 से 147 तक के जितने आर्टिकल हैं, जितने भी, मतलब आप ये दिमाग में याद रख लीजिए कि अगर आपको आर्टिकल 124 से 147 के बीच में कोई भी आर्टिकल आग बंद करके मार दो, सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 148 से शुरू हो जाता है सीएजी। ठीक है, और 123 में राष्ट्रपति की जो अगर कहा जाए ऑर्डिनेंस मेकिंग है, यानी अध्यादेश, तो वो 123 और 148 के बीच का जो पैरा है वहां पर, इसमें कई क्वेश्चन हमेशा पूछे गए। हमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीशों के संबंध में पूरी कहानी एक ही आर्टिकल में अलग अलग सेक्शंस में है उसके, वो है आर्टिकल 124, पूछा जा चुका है। अब क्या पूछे प्रश्नकर्ता, अब क्या पूछे, वो पूछेगा कि वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वो पूछेगा कि वो कौन से नंबर के, जैसे ये अमर उजाला की खबर है, क्या पहली लाइन में क्या लिख रहा है कि लगभग देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश, लगभग 15 महीने होगा जो है वो कार्यकाल, हरियाणा के हिसार में जन्मे, बाकी ये सब हमारे लिए काम का नहीं, मतलब कहाँ जन्म हुआ क्या हुआ ये नहीं पूछेगा। हाँ, इतना जरूर, अब देखो रिवीजन कैसे होता है, जैसे आपने इसको पढ़ा तो आपके दिमाग में, जैसे मैं आपको एक छोटा सा इसमें दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए प्रश्न क्या पूछ सकता है ना, यहाँ मैंने खोला कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 4 में, अध्याय 4 में, जो है वो संघ की न्यायपालिका है ना। अब इसमें 124 जो आर्टिकल है, अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है। अब 124 के अंदर ही सब कुछ है, जैसे 124 एक में है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, यहाँ पर आ गई बात कि अगर कहा जाए, फिर 124(2), 124(3, हमारे काम का है 124(6), पहला यहाँ पर, मतलब उसके साथ जो जुड़ा हुआ मुद्दा। क्यों, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि 100 मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ के बारे में संविधान के अनुच्छेद सॉरी अनुसूची 3 में जो है वो प्रावधान तो है, लेकिन शपथ जो है वो अगर कहा जाए किस उसके तहत दिलाई जाएगी। अब क्या ये तो पूरा अपन ने 124 ही पढ़ लिया, अपन उसके आगे जो है वो गए ही नहीं, तो अपन क्या कैसे याद रखेंगे 124, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। पूरा तो मैं भी नहीं बता सकता कि क्या आएगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के लिए पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 या तीसरी अनुसूची के प्रयोजन से दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, उसके बाद फिर जो है वो इस पद पे आएगा। तो आप सोचिए कि आपको कुछ चीजें तो ऐसी याद करना पड़ेगी, कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपन ने याद कर लिया 124, उसने 124(6) पूछ लिया, क्या करोगे आप? तो करेंट को सब्जेक्ट से ऐसे ही जोड़ के देखो, और कोई नहीं। ठीक है, बाकी तो फिर कभी जब स्टैटिक पढ़ेंगे हम तो करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एडॉक तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान है, कार्यकारी न्यायाधीशों के बारे में भी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बड़ी जो अगर कहा जाए विस्तृत व्याख्या है, वहां पर आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में भी बात है, वहां पर एडॉक जजेस के बारे में भी बात है, बहुत कुछ है यहाँ पर ओवरऑल। तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, आपको याद ही रहेगा। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा हेलीगुब्बी ज्वालामुखी, हमारे काम का केवल इतना, अब 10,000 साल में ये ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ठीक है साहब हुआ, हमारे क्यों काम का है? और क्यों प्रश्न आ सकता है। अब वो ज्वालामुखी में जब विस्फोट हुआ, हम जानते हैं कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसमें से जो लावा बाहर आता है ना, देखो जमीन के अंदर है तब तक तो वो मैग्मा है, उसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं, नीचे अंदर लावा नहीं होता, लावा बाहर आने वाली स्थिति में, जब वो बाहर बहने लगा लावा, तो उस लावे के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में डस्ट, धूल, सल्फर आदि के कण जो है वो हवा में उड़ते हैं, और उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अब हम भारत में भी देख रहे हैं और दुनिया भर में, जैसे ये बीबीसी की न्यूज़ है,
तो आपको दिख रहा होगा कि साहब ये जो है वो 10,000 साल के बाद हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक स्टोरी लिखी है कि रेड सी थ्रू आउट द ओमान एंड यमन एंड रीच्ड दिल्ली, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेट, यानी भारत में भारतीय मौसम विज्ञान ये कह रहा है कि इथोपिया में ये जो वॉल्केनो में रप्चर हुआ, इससे जो निकलने वाली राख है वो लाल सागर से ओमान यमन, ठीक है, होते हुए दिल्ली तक आ गई, और इससे भी थोड़ा सा पॉल्यूशन में यानी AQI लेवल हमारा बिगड़ गया, ये वो कह रहा है। अब वो उसकी क्या कहानी है वो हमारे लिए काम का नहीं, लेकिन कह रहे हैं तो हमारे लिए एक न्यूज में हो गया कि हाँ भैया वो ज्वालामुखी फटा था तब चर्चा में आ गया था, नहीं तो हमारे लिए कोई काम का नहीं था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन जो है वो पर डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और ऐसे भी आप याद रखिएगा कि ज्वालामुखी वगैरह जब रप्चर होते हैं तो उसका असर जो है वो जलवायु पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि देखो ज्वालामुखी की राख बिखर के जब जिस जगह आप जिस कमरे में बैठे हैं वो है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, ये ध्यान रखिएगा। तो जितनी क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस आपने देखी, चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो अगर कहा जाए साइक्लोनिक रेनफॉल हो, चाहे वो आपका क्या स्नोफॉल हो, पाला पड़ना हो, फ्रॉस्ट हो, कोहरा हो, सब ट्रोपोस्फेयर में। अगर इस ट्रोपोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल बढ़ गए तो चैलेंजेस होंगे ही होंगे, ठीक है, विजुअलिटी कम होगी, COPD जो बीमारियां होती हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो श्वास से संबंधित होती है, उनके खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं, ये तो साफ है। तो ये है, तो ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई अंतर्राष्ट्रीय अगर कहा जाए न्यूज एजेंसीज ने भी जो है वो लिखा, तो इसलिए हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। अगला वन लाइन का है, भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास जो है वो सूर्य किरण, ये सूर्य नहीं है सूर्य किरण है, वो गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, सूर्य किरण जो है वो 19 किया है नेपाल के साथ, हम काफी समय से कर रहे हैं, इसलिए हमको ये क्वेश्चन तो ऐसे ही कॉमन सेंस वाला है, बन ही जाता है। मतलब देखो कुछ ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिनको करते हुए हमको सालों हो गए, और जैसे लिखा 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ, ठीक है, 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। तो ये सूर्य किरण जो अगर कहा जाए 19, ये कॉमन सेंस मतलब कॉमन था, इसमें ज्यादा अंदर जाने की कुछ ऐसी जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको आ सकता है और अगले 1 या 2 साल तक आ सकता है। अब आपको कि 2 साल तक क्यों आ सकता है वो भी बताऊंगा। पहला है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में घोषित किए गए सम्मानों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 पंडित राजा काले, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 पंडित तरुण भट्टाचार्य, बिल्कुल सही। राजा मानसिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान 2024 सानंद न्यास इंदौर, बिल्कुल गलत। और राजा मानसिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान 2025 रागायन ग्वालियर, ये बिल्कुल सही। अब पहले तो अपन देख लें कि क्यों आ सकते हैं और इसमें गलत क्या है ना, तो गलत की कहानी आपको दिख रही है कि 2024 है उसमें आपको दिख रहा होगा पारमार्थिक संस्थान समिति खरगोन को राजा मानसिंह तोमर सम्मान देने की घोषणा की गई, ये पहला हो गया। और 2025 के लिए रागायन। प्रश्न क्यों आ सकता है, हम 2025 के एंड में बैठे, एंड में मतलब दिसंबर, घोषणा हो रही है 2024 के अवार्ड की, यानी इससे पहले तक, यानी आज से 15 दिन पहले तक अगर कोई पूछे कि कौन सा तानसेन अलंकरण था तो 2023 का, तो 23 के बाद 2 साल तक हम सुस्त रहे। अब 25 में हमने दे दिया, मतलब 25 तक की कहानी कर दी, तो अब 26 तो खाली रहना है, ठीक है, तो मतलब पूरे 26 में ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि 27 में आ जाए, क्योंकि जब हम 23 में सोचिए यही प्रश्न अगर हम 23 में पढ़ रहे होते 2023, तो 2023 से 2025 तक तो वही अवार्ड चला, यानी दिसंबर तक, आज अगर हम दिसंबर में हैं तो यही चला। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको प्रेस रिलीज दिख रहा है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, लेकिन आपको समझ पड़ रहा है कि 2024 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मुंबई के पंडित राजा काले को, ठीक है, और 2025 के लिए तानसेन सम्मान कोलकाता के पंडित तरुण भट्टाचार्य को प्रदान किया जाएगा, ये याद रखना है। और इसी तरह जो है वो अगर कहा जाए 2024 के लिए राजा मानसिंह जो तोमर राष्ट्रीय सम्मान परमार्थिक संस्थान समिति खरगोन, और 2025 के लिए ग्वालियर का रागायन, इनको प्रदान किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये सम्मान 15 से 19 दिसंबर 2025 तक ग्वालियर में आयोजित होने वाले 101वें तानसेन समारोह में प्रदान किए जाएंगे। इससे साफ कहानी ये समझ पड़ गई कि जो तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में, उसी में ये दोनों अवार्ड एक साथ दिए जाते हैं। इसको अपन जस्टिफाई भी कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई करें, तो अगर हम इस अवार्ड के ओरिजिनल बुकलेट पर जाएं जो 2023 की है,
ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डली। इसमें आपको दिख रहा है अलंकरण समारोह, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023, राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023। ठीक है, एक ही समय। अब इसमें हमारे काम का क्या है? हमारे काम का तीन चीजें। पहला, हमें पता होना चाहिए भाई तानसेन समारोह में कि तानसेन समारोह कोई नया समारोह नहीं, बहुत पहले से तानसेन सम्मान दिया जा रहा है। 1980 में तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई। 5 लाख रुपए के सम्मान राशि और प्रशस्ति पट्टिका जो है वो दी जाती है। किसे देता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान राष्ट्रीय सम्मानों की श्रृंखला में एक ऐसा सम्मान है जो प्रतिवर्ष हिंदुस्तानी शास्त्रीय, मतलब कोई फिल्म में देखो दो तरह का म्यूजिक है। एक है क्लासिकल यानी शास्त्रीय, और एक है सुगम। जो फिल्मों का गाना आप सुनते हो वो किसी राग के ऊपर टिका हुआ नहीं होता, जरूरी नहीं है कि राग पे टिका हो, वो किसी समय पे टिका नहीं होता है, पहर पे टिका नहीं होता। यानी उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन वाली जरूरत नहीं है इतनी। लेकिन जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, दो तरह का क्लासिकल हिंदुस्तान के अंदर, फर्स्ट इज कर्नाटकी और सेकंड इज हिंदुस्तानी। दोनों में जो हस्तियां रही वो भारत रत्न ले चुकी। कितना महत्वपूर्ण होगा सोचो, कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक में एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला संगीत के लिए। और हिंदुस्तानी क्लासिकल के अंदर जो है उसमें पंडित भीमसेन जोशी को जो अगर कहा जाए, हम भारत रत्न दे चुके हैं। तो उनका बड़ा, वो क्या राग पे टिके, मतलब उसमें सब चीजें जैसे क्लासिकल में ना। अभी आप सोचिए, पूरा जो 24 घंटे होता है ना, 3 3 घंटे के पहर होते हैं उसमें, हर एक पहर है ना। जैसे सुबह हो गया तो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का पहर, 7 से 10, 10 से 1, 1 से 4, ऐसे पहर। तो ये जो शाम का, अभी जिस समय, इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस समय बज रहा है 17:28। तो शाम को 4 से 7 का जो पहर होता है, पहले तो इसको ऐसे भी गोधूली पहर बोलते थे। तो कई बार आपने देखा होगा कि विवाह के कार्डों पे लिखा होता था कि लग्न में गोधूली बेला। गोधूली बेला का मतलब है जब गाय शाम को चर कर या अपने खेतों या आसपास की जगहों से अपने घर आती थी गांव में, तो रोड पे से जो धूल उड़ती थी उससे गोधूल, गोधूली उससे शब्द आया। और बड़ा अच्छा समय होता है शाम को, संध्या काल का समय। अब आजकल तो डीजे के जमाने में रात को 12 बजे बारात लगती है, तो कहानी वो रही नहीं गई जैसी पहले होती थी। पर ओवरऑल आपको समझ पड़ा होगा कि इसमें आप किसी फिल्मी हस्ती को, जो कि नॉर्मली म्यूजिक वगैरह से, उसको नहीं देखेंगे, क्लासिकल को ही देखेंगे। इसलिए जब आप लिस्ट देखेंगे, अब ध्यान से देखो, ये लिस्ट जो 1980 में, जैसे पंडित कृष्ण राव पंडित हैं, हीराबाई जो है वो बड़ौदकर हैं, ऐसे जितने भी नाम इसमें दिख रहे हैं, जैसे पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न उनको भी हम दे चुके हैं। और नीचे जाओगे तो लास्ट 2023 का था पंडित स्वप्न चौधरी, उनको जो है वो अगर कहा जाए ये दिया जा चुका है। ये ध्यान रखना। और इसमें केवल गायन के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, कोई भी हिंदुस्तानी क्लासिकल पे आपने तबला, आपने सितार, आपने वीणा, कुछ में भी आपका जो है अगर कहा जाए बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हो क्लासिकल में, लेकिन उस पे। हाँ, और फिर नीचे चले जाएं, इसी में अगर हम राजा मानसिंह तोमर को भी देख लें, तो राजा मानसिंह तोमर आपको दिख रहा होगा, ये तो 2023 का है। तो नया सम्मान है, दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान की स्थापना 2011 में की गई। राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं सदी के अंत से 16वीं सदी के आरंभ तक 3 दशक में अपने शासनकाल में संगीत और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य किया। इसमें भी हम 5 लाख रुपए देते हैं यहाँ पर। और इसमें जो अगर कहा जाए कि ये संस्था, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सम्मानित संस्था को, क्योंकि ये जो भी इंस्टीट्यूशन इसको आगे बढ़ा रहे हैं उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये इंडिविजुअल अवार्ड नहीं है। जैसे सृजन, त्रिवेणी, जगह कहा जाए रंगश्री, लिटिल वैले ग्रुप, ये जितने नाम दिख रहे हैं ध्यान से देखो, ये सब कोई ना कोई मतलब अगर कहा जाए म्यूजिक के क्षेत्र में काम करने वाले इंस्टीट्यूशन है। मालवा लोक केंद्र जगह लोक कला केंद्र उज्जैन, सानद न्यास जगह कहा जाए इंदौर। और ऐसा भी नहीं कि मध्य प्रदेश, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान है तो जरूरी नहीं कि आप मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूशन को ही दोगे, है ना। तो इस हिसाब से ये दोनों क्वेश्चंस आपके जो है वो लिंक हो गए, आपके अपडेट हो गए कि 2026 तक आपको, 26 या 27 तक भी अब आपको जो है वो हेल्प होगी। मेरे को लगता है कि 27 में भी ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछेगा वो तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, ये आपको याद रखना। दूसरा, कम से कम हल्का फुल्का 1 2 लाइन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को ये, जैसे पंडित तरुण भट्टाचार्य, एक जाने माने, अगर आपने कभी संतूर वगैरह देखो, पंडित तरुण भट्टाचार्य, थोड़ा तो मतलब देखो क्या है कि
प्रश्नकर्ता के लिए ये जरूरी नहीं कि वो केवल और केवल यही पूछेगा कि भैया तानसेन अवार्ड है या कुछ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या बजा रहे हैं। संतूर। संतूर एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसने कश्मीर वैली से पहचान बनाई अपनी, है ना, अगर कहा जाए तो उसमें उनका एक कंट्रीब्यूशन स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। संतूर में जाने माने अगर कहा जाए संतूर प्लेयर हैं, इसलिए ये उनको दिया जा रहा है। अब यही पूछ लेगा कि अभी प्रश्नकर्ता कला और संस्कृति पे आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि भैया जो है वो पंडित तरुण भट्टाचार्य का संबंध इनमें से किससे है, तो आप कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा यार मतलब संतूर से, तबला से। ये हेल्प होती है। अगला वन लाइन का है, आईपीएस अधिकारी हर्ष ए पोद्दार के द्वारा मार्वल नाम के एआई सिस्टम की सहायता से महाराष्ट्र के किस जिले में देश का पहला एआई जिले के रूप में पहचान दिलाई गई? सिंधुदुर्ग। बिल्कुल वन लाइन का, बहुत अंदर नहीं जाना है कोई, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आने की संभावना है, लेकिन फिर भी एक रफली स्टोरी छोटी सी आपको दिख रही होगी। पॉजिटिव न्यूज़, कुछ इस तरह के इनिशिएटिव करना चाहिए, उससे कुछ नया होता है। आप लोगों को भी ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर सोचते रहना चाहिए। तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि मार्वल की बदौलत महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले को देश का पहला एआई डिस्ट्रिक्ट के तौर पर पहचाना जा सका ना। तो ये हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन 100% आएगा, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो कहते हैं कि एग्जाम में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। ये तो एक सेकेंड, ये तो एग्जाम में 101% आए। बैडमिंटन का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ध्यान रखना, ये टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं है, बैडमिंटन का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है लक्ष्य सेन। इसके पहले हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में श्रीकांत किदम्बी भी जीत चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीत चुके पहले, बट लक्ष्य सेन ने जो है वो अभी जीता है। महिलाओं में एन से यांग ने जो है वो उसको जीता है, ये आपको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो 101% आ रहा है, 101%। तो दिखा है बैडमिंटन, 24 वर्षीय लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन, सीजन का पहला खिताब, एक साल बाद लक्ष्य तक पहुंचे सेन। तो भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने आखिरकार खिताब का सूखा खत्म कर दिया। 24 वर्षीय लक्ष्य सेन ने रविवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन 500 टूर्नामेंट जीता। फाइनल में लक्ष्य ने जापान के वर्ल्ड के नंबर 26 यूसी तनाका को सीधे गेमों में जो है वो मतलब पराजित किया। कितने से किया वो आपको नहीं याद रखना है। देखो, बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ। एक है कि मुझे शौक है बैडमिंटन का, पूरा पढूं, ठीक है, और एक है कि मैं एग्जाम के हिसाब से कर रहा हूँ, तो बस लक्ष्य सेन ने किया, किसको आ रहा है बस ये खत्म, मैं उसके आगे जाऊं। ठीक है, तो ये एक आपको याद रखना है यहाँ पर। तो लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बनने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। उसके पहले जो है वो किदाम्बी श्रीकांत ने 2017 में विजेता बने थे। वे 2023 में कनाडा ओपन के बाद पहली बार विदेश में कोई ट्रॉफी जीतने में सफल हुए जानी मानी हस्ती हैं लक्ष्य सेन, ये हम मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने। वन लाइन का, ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन में जाएगा, रफ है, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, एक लाइन का है। आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। तो भारतीय महिला कबड्डी टीम को कबड्डी विश्व कप 2025 जीतने की शुभकामनाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। मैंने बार बार बोला ना कि जहां मैं मोस्ट आईएमपी बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि प्रश्न पूछा जाएगा। संविधान दिवस पर निम्नलिखित में से किस संस्था के मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा का अनावरण किया गया? यूनिसेफ, यूनेस्को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईएमएफ। अब ध्यान से देखिए, पेपर सेटर का दिमाग समझिए। पेपर सेटर इसमें एक ऑप्शन तो ऐसा डालेगा जिसका संबंध कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से, कहीं ना कहीं लॉ से हो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संबंध था वो दो क्षेत्रों से था। फर्स्ट था वित्त से, है ना। आपको मालूम होगा कि जो आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप देखते हैं, तो इसके स्थापना के लिए एक कमेटी थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। उस कमेटी में बहुत बड़ा रोल था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उनकी बुक के बिहाफ पर उनको भी इससे जोड़ा गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में उनने कंट्रीब्यूट भी किया। ठीक है, तो अगर किसी ने वो अर्थशास्त्र के हिसाब से देख रखा है तो वो आईएमएफ पे दौड़ लगाएगा। दूसरा है कि संविधान से हम जोड़ रहे हैं तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो यूनेस्को लिंक ही नहीं करेगा। नहीं, उसको कहाँ अगर कहा आ जाए कि यार हेरिटेज को मान्यता देने वाली संस्था, वो कहाँ जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस उलझाते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। संविधान जो अगर कहा आ जाए, प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण पर गर्व व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण पर अत्यधिक गर्व व्यक्त किया। ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको दिख रहा है कि आज पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण अनावरण किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे दिख। बड़ा कंट्रीब्यूशन और हमारे लिए प्राउड फील करने वाला भी वो समय कि भाई अगर मान के चलिए भारत की कोई हस्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना रही, तो ये तो प्राउड, मतलब सबको ही प्राउड होना चाहिए कि यार देखिए आज हम किस कहाँ कहाँ हमारी पहचान कैसे कैसे जा रही है ना। उस नजरिए से भी ये प्रश्न जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों नजरिए से जो अगर कहा जाए क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बोला ना कि आप वहां जरूर देखिए कि पेपर सेटर आपको उलझाता जरूर है, जैसे मैंने बोला ना। जैसे आप कभी यहाँ पर सिंपल इतना ही टाइप कर रहे हैं, प्रॉब्लम विथ रूपी बुक डॉक्टर अंबेडकर, आप इतना ही टाइप कर लेंगे तो वो बुक की स्टोरी मिलेगी आपको पूरी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये एक बुक लिखी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये बुक उसी कहानी से जुड़ी हुई है जिसकी मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी स्टोरी सुनाई। तो आपने यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम विथ रूपी बुक लिखा रफली, नीचे आपको जो है वो सिग्निफिकेंस में देखो जो है वो अगर कहा जाए फाउंडेशन ऑफ आरबीआई का भी लिंक मिल गया। यानी ये आरबीआई से भी जो अगर कहा जाए जुड़ी हुई कहानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस लिंक होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला वन लाइन का है, न्यूज में आया, क्यों आया वो समझें। मिस यूनिवर्स फातिमा वॉश फर्नांडिस का संबंध किस देश से? मैक्सिको, है ना। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जिसे बेवकूफ कहा बाहर तक कर दिया, उसी फातिमा को ताज। आयोजकों ने बेवकूफ कहा तो सभी सुंदरियों ने बाकआउट किया, यह। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मैक्सिको की फातिमा, ये कंफ्यूजन होता है कि हुआ थाईलैंड में, और आंसर भी थाईलैंड ही मारे आए कई बार। और ऐसे जो मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड वाले क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जैक्टली जनरली आजकल एग्जाम्स में। भारत की कोई महिला अगर वहां तक पहुंच जाती है, भारत के से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला अगर वो जीत लेता है, तो एक प्रश्न जरूर बन जाता है। बट न्यूज में अगर कोई चीज आ गई है और उसमें कोई कंट्रोवर्सी से जुड़ गया है, कुछ है, तब ये क्वेश्चन जो है वो पंच होते हैं एग्जाम में। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर। अगला है जीआई टैक्स। आदिवासी कला कार्यशाला और प्रदर्शनी संबंधी उत्सव में चर्चित रही जनजातीय कलाओं और उनके राज्यों के संबंध में कौन सा कथन? ये यूपीएससी का क्वेश्चन, 100% यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे 5 जीआई उत्पाद जो 5 प्रोडक्ट जीआई में गए, है ना। वो अभी मैं नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में अभी बुधवार या गुरुवार को जब आपको कराऊंगा, उसमें आपको अच्छे से वो लेक्चर तो जरूर देखिए, क्योंकि उनमें मैं आपको 5 जीआई की ऐसी स्टोरी भी बता दूंगा कि आप जीआई प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, किस नजरिए से पढ़ रहे हैं, वो सीख लें आप। तो जैसे वर्ली है ना, महाराष्ट्र की पेंटिंग बहुत फेमस है वर्ली। गौंड पेंटिंग हमारे मध्य प्रदेश में, पाटनगढ़ पूरे दुनिया में फेमस हो गया, है ना। जनगढ़ श्याम जो हैं उनके से ये जो छवि है वो दुनिया तक गई इसकी। मधुबनी बिहार, ऑलमोस्ट मालूम है कि जब भगवान राम का सीता जी से विवाह हुआ, तो उस समय राजा जनक ने आदेश दिया, वहां पर ये स्टोरी है कि पूरे ग्राम को या पूरे उस समय के जो नगर हैं उनको चित्रों से सजा दो। तो मिथिला पेंटिंग जो अगर कहा जाए उससे पहचानी गई मधुबनी। ठीक है, तो वो मिथिला कला आज भी मधुबनी की फेमस है वहां की। रोगन पेंटिंग छत्तीसगढ़, ये गलत है, क्योंकि रोगन पेंटिंग का संबंध है गुजरात से, बहुत फेमस है रोगन कला, गुजरात की जनजाति। तो पहले तो देखो ये प्रश्न कैसा आया। 26 नवंबर को एक प्रेस आर्टिकल जारी किया, इसमें उन्होंने कुछ पेंटिंग्स, आप एक सरल काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सबको इनके सामने लिखिए। जैसे रोगन पेंटिंग, चेरियल पेंटिंग, पिथोरा पेंटिंग, कलमकारी, मधुबनी, ठीक है, अगर कहा जाए वर्ली, गौंड, एपण, पिछवाई, इनके आगे आपको लिखना है कि ये पेंटिंग कहाँ की है। जैसे लिखा ना बस्तर ढोकरा कला। अब आपको मालूम है कि यही ढोकरा कला मध्य प्रदेश में भरेवा कला के नाम से जानी जाती है, बैतूल के टिगरिया गांव में। और यही अभी 2 दिन पहले जीआई टैग में गई है यहाँ पर। ठीक है, वो जो अगर कहा जाए 2 दिन पहले, वो है ढोकरी। बस ये है कि हमारे यहाँ ढोकरा नहीं, हमारे यहाँ भरेवा है। नहीं तो जब मोहनजोदाड़ो से वो जो नृत्य करती हुई कासे की डांसिंग गर्ल्स की आपने देखा होगा मूर्ति मिली थी, उस समय से ढोकरा कला फेमस है बस्तर का, उस समय से।
यहाँ पर मतलब वो बस्तर में नहीं था, मतलब उस समय से ये कला जो है वो जानी जाती है। तो आज इनको आप लिख के, जैसे अभी मैं एक दिखा दे रहा हूँ, जैसे सपोज, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं भाई, हमको ये समझना पड़ेगा ना कि प्रश्नकर्ता प्रश्न बनाएगा कैसे। जैसे रोगन पेंटिंग, अब आपको कला संस्कृति सब एग्जाम में होती है, आप में से कितनों को मालूम है कि भाई ये रोगन पेंटिंग जो अगर कहा जाए कहाँ की, तो लिखा हुआ है रोगन पेंटिंग इज ए वाइब्रेंट, जो अगर कहा जाए ओल्ड इंडियन टेक्सटाइल आर्ट फ्रॉम द कच्छ गुजरात यूजिंग द यूनिक थिंग, जो है वो ऑयल बेस्ड पेंटिंग रोगन, इसमें छुआ नहीं जाता, ऊपर से टपका टपका के उससे जो है बनाते हैं, बहुत फेमस। और ये वहाँ की जनजातीय संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो जैसे ये मैंने एक आपको बता दिया रोगन पेंटिंग, ऐसे बाकी आप सब जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ढोकरा कला, पिछवाई पेंटिंग, रंग वाली पिछोरा। अब ये जैसे आप हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास का जो क्षेत्र देखेंगे, उसमें ये रंगवाई देखो, यहाँ एक सेकेंड, इसको मैं हटा दूं, एक मिनट। रंग वाली पिछोरा, तो ये अब ऐसे तो पिछोरा से आपका दिमाग तुरंत चला जाएगा कि हाँ भाई ये उत्तराखंड का बेल्ट है, लेकिन ये अपने आप में जो अगर कहा जाए, रंग वाली पिछोरा उत्तराखंड की एक पारंपरिक मांगलिक परिधान है, जो गहरे पीले नारंगी रंग का होता है, जिस पर लाल और स्वास्तिक कलश डस डस डस, ये सब कला जो लिखा हुआ है जीआई टैग में आदिवासी कला रूपों का व्यवहारिक प्रशिक्षण। तो हमारे पास क्या होता है कि एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं, ये स्टेटिक क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आते हैं। अगला, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म भूषण भूषण से सम्मानित किया गया? पहले तो समझिए, अब ये तो सबको मालूम है कि धर्मेंद्र, उनका वास्तविक नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। फिल्में अगर आपको जीवन में कभी देखना हो तो उनकी एक फिल्म जरूर देखिए, अगर आप अधिकारी बनने की राह पर हैं तो सत्यकाम, मुझे लगता है कि सत्यकाम मूवी आप सबको देखना पड़ेगी, क्योंकि सत्यकाम वो मूवी है कि एक सही अधिकारी, देखिए आज तो करप्शन इतना है समाज में कि हम सोचें कि हम उससे बच जाएंगे तो बड़ा कठिन है। और कोई कह दे कि साहब हम करप्शन खत्म कर देंगे, तो बेबुनियादी बात है, क्योंकि करप्शन खत्म नहीं होता, वो मिटिगेट होता है, यानी उसको अल्पमत। आप किसी सिलेबस में देखोगे तो वहां ये नहीं लिखेगा सिलेबस वाला कि करप्शन को खत्म करने के उपाय, वो लिखेगा करप्शन को या भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय। मिटिगेट कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। तो सत्यकाम मूवी समझाती है कि एक्चुअल एक अधिकारी के सही दायित्व क्या होते हैं। कभी आपको मौका मिले तो देखिए, आपको बहुत अच्छा ज्ञान की चीजें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और सत्य काल काम जवाला, आपको याद होगा कि हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें सबसे फेमस स्टोरीज में से एक स्टोरी सत्यकाम जवाला की स्टोरी है। और जो पीएससी की तैयारी कर रहा है इस क्लास में, वो सत्यकाम जवाला, ज्वाला हो गया, वो कर लेगा इंटरनेट वाला, इसकी कहानी जरूर पढ़ ले। ठीक है, ये जवाला की, ये जरूर पढ़ ले, यहाँ पर है ना, खुद पढ़ ले। मैं तो आपको रफली समझा देता हूँ कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि गौतम। गौतम के पास सत्यकाम जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आप मेरे गुरु बने। गौतम पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम गोत्र बताओ मेरा, क्योंकि मैं जो अगर कहा आ जाए, क्योंकि उस समय क्या था कि शिक्षा का अधिकार द्विज को था। ऊपर के जो तीन वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको कहते थे द्विज, इनका जन्म दो बार होता था। ये यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो अपनी माँ के पास जाते हैं, उनकी माँ जो अगर कहा जाए लोगों की सेवा करती है, एक प्रकार से कहा जाए कि वो जैसे नगर वधू या बाद में इस तरह के कल्चर चले, उससे अपन जोड़ के देख सकते हैं। तो वो बोलती हैं कि बेटा, मैंने तो कईयों की सेवा करी और उससे तुझे पाया, मुझे पता ही नहीं कि तेरा जो है वो पिता कौन है। तो तुम कहना है कि मैं जो अगर कहा जाए जावाला का पुत्र। तो वो गौतम के पास जाते हैं, महर्षि गौतम के पास, और गौतम से बोलते हैं कि मैं, मेरी माता ने मुझे ये बताया, बोला है, जो माँ ने बोला वो सही पूरा के पूरा। और मैं अगर कहा जाए कि सत्यकाम जावाला का पुत्र हूँ। तो महर्षि गौतम इतने प्रसन्न होते हैं कि वो बोलते हैं कि शिक्षा का पहला आधार तो होता है स्वयं के प्रति सच्चा होना, स्वयं के प्रति। ठीक है, मैंने अभी अपनी क्लास में एक दिन बच्चों को पढ़ाते समय ये बोला कि आपका आपके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको आपकी खुद की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप अपनी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट बात की बात है, खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो कुछ भी कर जाओगे जीवन में।
वो उनको फिर अपना एज ए स्टूडेंट बना लेते हैं। वो फिल्म आपको देखना हो ना, तो सत्यकाम जवाला की कहानी तो नहीं, उस सत्यकाम के कैरेक्टर को धर्मेंद्र ने उस फिल्म में जीवंत कर दिया। देखिएगा कभी, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और क्या शर्मिला टैगोर, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत प्रैक्टिकल फिल्म है। आपको फील आएगा फिल्म को देखकर कि कुछ अच्छा देखा। तो टेक्निकली है, बाकी तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। हाँ, मैंने वो क्यों, क्योंकि जब आर्टिकल पेपर में छपा तो धर्मेंद्र के अवार्ड्स और सम्मान 2012 पद्म भूषण, क्योंकि देखिए फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो तो है दादा साहब फाल्के, जो उनको मिला नहीं। हो सकता है कि मरणोपरांत मिले, हो सकता है ना। तो ये अभी जो अवार्ड बड़ा है वो तो हमें दिख रहा है पद्म भूषण। प्रश्नकर्ता वैसे पूछेगा नहीं उसको, मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले। अगला क्वेश्चन आईएमपी में रख लीजिए आप, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम वाला जो है वो पूछना पसंद करता है। क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा जारी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 के अनुसार विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? आंसर इज जकार्ता। अभी ये रिपोर्ट जो आई आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस रिपोर्ट में अब दुनिया की जो सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर है उसमें जकार्ता, जो अगर कहा जाए इंडोनेशिया का नंबर वन है। 42 मिलियन जो अगर कहा जाए लोग वहां पर रहते हैं। तो 40 अगर कहा जाए मतलब 4.2 करोड़, बहुत बड़ा जो है वो फिगर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो 10 मिलियन में मतलब 1 करोड़। दूसरे नंबर पे है ढाका। तीसरे नंबर पे है टोक्यो। ये टॉप थ्री तो आप कम से कम याद रख लीजिएगा, उसी की वेबसाइट पर ये जानकारी है और ये अभी न्यूज में चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये टॉप थ्री में से कोई भी पूछ ले आपसे, वो उसके ऊपर है कि क्या पूछेगा। अब हाल ही में चर्चा में रहा रतन महल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? अब देखिए, अभी कुछ समय पहले एमपीपीएससी का एक पेपर हुआ, उसमें पूछा सूलपाणी के जंगल कहाँ है। तो आप में से कभी भी कोई नर्मदा परिक्रमा गया होगा, तो सूलपाणी क्षेत्र पड़ता है, मतलब वहाँ कांटेदार वन है गुजरात में। तो वो सूलपाणी से होते हुए ही नर्मदा परिक्रमा पूरी होती है। वो सूलपाणी नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ। तो चूंकि वो न्यूज में था तो पेपर सेटर ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये क्या पूछ लिया। देखिए अभी ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले किसी वनडे एग्जाम के पेपर में सेम अभी रतन महल अभ्यारण्य चर्चा में है। क्यों है? तो उस चर्चा के लिए अपन देखें, पहले तो देख रहा होगा कि गुजरात के लिए ऐतिहासिक क्षण, मध्य प्रदेश से आए करीब 4 वर्षीय बाघ ने पिछले 9 महीने से रतन महल के जंगलों को बना रखा है अपना घर। इस नजरिए से देखा जाए तो गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट हो गया जिसके पास लॉयन भी है, टाइगर भी है और पैंथर भी है। तीनों, ये तीन जो बिग कैट है, शेर जो अगर कहा जाए, पैंथर बोल रहा हूँ, सॉरी, लेपर्ड ठीक है, पैंथर तो हमारी पास है भी। तो शेर, तेंदुआ और बाघ, तीनों जो बिग कैट्स हैं, वो जो अगर कहा जाए उसके पास है। तो यहाँ दो प्रश्न हमारे सामने। एक सीधा प्रश्न जो एग्जाम वाला पूछेगा कि भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां शेर, तेंदुआ और बाघ तीनों बिग कैट्स एक साथ पाई जाती हैं? गुजरात। सेकंड वन, रतन महल के जंगल किस राज्य में स्थित हैं, या रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? क्योंकि जिस जगह पर वो है वो तो पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो आपको ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है इसमें, तो आपको समझ पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाला आपसे पंच कर सकता है या पूछ सकता है उसके ऊपर। अगला है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। वन लाइन का है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप ना के बराबर कुछ इसमें अंदर जाओ मत। ठीक है, जिस गली जाना नहीं वहां दिमाग क्या खर्च करना, यहाँ पर है ना। तो श्री के बैकुंठ जन्म शताब्दी वर्ष 2025 मनाया गया। ठीक है, उनका संबंध मतलब किस क्षेत्र से? हाल ही में, यानी जैसे कहें कि के बैकुंठ जो है वो अभी न्यूज में रहे। तो सिनेमेटोग्राफी। तो ये क्यों है? अभी देखा होगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारे यहाँ होता है हर साल गोवा में। तो इस बार का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें एक स्पेशल पोस्टल स्टैंप जारी किया गया श्री के बैकुंठ के नाम। ये सिनेमेटोग्राफर हैं। सिनेमेटोग्राफी का मतलब होता है कि जो कैमरा चलाने वाला होता है फिल्म में, उसको अपन सिनेमेटोग्राफर बोलते हैं। कई जगह कहा जाए सिनेमेटोग्राफर भारत के बहुत फेमस रहे, सबसे चर्चित रहे वी के मूर्ति। कभी आप वी के मूर्ति को पढ़िए, वो एकमात्र ऐसे सिनेमेटोग्राफर हैं जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोचिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला उनको यहाँ पर। के बैकुंठ भी उसी क्रम में है, हालांकि बहुत मतलब ये अवार्ड तो नहीं मिला लेकिन चर्चा में है।
सीता गीता जैसी धर्मेंद्र की मूवी की भी सिनेमेटोग्राफी इनने करी। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, क्योंकि भाई आपने डाक टिकट जारी किया, 100 ईयर कंप्लीट हुए, न्यूज में चीज रही, तो प्रश्नकर्ता के लिए प्रश्न बनाना सरल हो जाता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक के लिए प्रारंभ किए गए SMILE प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के किस शहर को चुना गया है? इंदौर। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो समझ लीजिए। आपको दिख रहा है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत जो है अगर कहा जाए उसमें कमी लाना है, और वो तभी होगा जब हम लॉजिस्टिक हब रास्ते रास्ते बना दें, हर कुछ 100 किलोमीटर पे आप लॉजिस्टिक हब बना दें। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जहां आपने चीजों को रख लिया, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आज आप अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट देखते हैं, तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी डिलीवरी वो सेम डे 2 घंटे 4 घंटे में कर देते हैं। कैसे करते हैं? उन्होंने अपना लॉजिस्टिक इंप्रूव कर रखा है। ठीक है, उनका लॉजिस्टिक सिस्टम जो अगर कहा जाए वेल डेवलप्ड है। इसलिए तो इसमें ये जो स्क्रीन दिख रही है SMILE प्रोग्राम, पायलट स्टेट्स, अभी इसमें कुछ स्टेट है तो दिख रहा होगा। कोस्टल स्टेट में आंध्रा और उड़ीसा लिए, लैंडलॉक में मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में असम, बॉर्डर स्टेट में राजस्थान पंजाब बिहार, और हिली स्टेट में हिमाचल प्रदेश को उन्होंने लिया है इसके पहले फेज में। इस पहले फेज में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर जगह दिख रही है इंदौर। कई बार ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाला पूछता है यहाँ पर, है ना। तो वो उस हिसाब से जो है वो आ सकता है। विश्व मुक्केबाजी कप में फाइनल में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 20 पदक, 5, 6, 9। ये अगर कहा जाए कांस्य रजत और स्वर्ण के क्रम में ये 20 है, इसीलिए मैंने इस क्रम को ऐसे लिखा। अगर आप जोड़ोगे तो 20 ही आएगा। तो 1 लाइन का है। आपको दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री जी ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में शानदार, जो अगर कहा जाए रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए एथलीटों को बधाई दी। भारत ने पूरे याद नहीं रखना है ना कि कांस्य कितने मिले, रजत, ओवरऑल याद रखना है। 9 स्वर्ण सहित 20 पदक जीते। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उसने टोटल कितने गोल्ड हमने जीते, वो पूछ सकता है। टोटल पदक कितने जीते वो पूछा जा सकता है। दो दो प्रेस रिलीज हैं, दोनों आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, और वो दिख रहा है कि अगर कहा जाए यहाँ पर, तो फेनोमेनल एथलेटिक्स ड्राइवर डिलीवर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग परफॉर्मेंस द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025। ठीक है, टोटल 9 गोल्ड्स एंड ओवरऑल अगर कहा जाए 20, जो अगर कहा जाए मेडल। तो ये क्वेश्चन जो अगर कहा जाए एग्जाम में पंच हो सकता है। हाल ही में रहा दाओ नाम के परंपरागत हथियार को किस राज्य का GI टैग? अभी आप समझिए, ये क्वेश्चन में लक ही नहीं था, इसके आने की संभावना भी 1% है। पर 1% भी क्यों है वो समझाओ। अब देखो, रोज इतने GI टैग मिलते हैं, अभी मध्य प्रदेश को 5 मिल गए। ठीक है, उसके अभी 15 दिन पहले हमने क्या कहा, नवंबर में अगर कहा जाए कि पन्ना के डायमंड को मिला, तो 6 तो हमारे यही हो गए। तो ऐसे क्या हम हर राज्य के GI टैग याद करते रहेंगे? लेकिन ध्यान से उस दाव को याद करो। ठीक है, याद आया कुछ कि 2025 में एक सबसे चर्चित केस मध्य प्रदेश का था, और वो केस था राजा रघुवंशी मर्डर वाला केस। उसमें जिस हथियार की कहानी थी वो ये दाव ही था। लेकिन उस केस का संबंध कहीं भी अरुणाचल प्रदेश से तो है नहीं, लेकिन ये GI टैग में गया अरुणाचल में। ठीक है, स्क्रीन देखिए आप, है ना, अरुणाचल प्रदेश के दाव को मिला GI टैग। अरुणाचल प्रदेश में अब एक खास परंपरा को बड़ी पहचान मिली है, यहाँ बनने वाले दाव यानी पारंपरिक हाथ की गढ़ी जाने वाली धारदार हथियार। GI टैग मिल गया है दाव को। कई जनजातियां पीढ़ियों में खास तरीके से बनाया जाता है, लोहा कूटने गरम, बाकी तो हमारे कोई काम का है नहीं। ये क्वेश्चन मुझे लगा कि कहीं अगर मान के चलो आ जाए कि चर्चित दाव जो है वो GI टैग में, देखो किन राज्यों में आएगा तो वो तो सब राज्य हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य यूज कर रहे हैं। पर अगर GI टैग में देखें तो ये आ सकता है। फिर अगला जो है वो HAL तेजस को भारतीय वायुसेना में किस वर्ष, देखिए वो जो अभी क्रैश हुआ हमारा फाइटर जेट, तो दुबई एयर शो, मुझे नहीं लगता है कि प्रश्नकर्ता कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा जो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो। ना वो पायलट्स के बारे में प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर जैसे लिखा है कि तेजस क्रैश में हिमाचल के कांगड़ा जिले के निवासी विंग कमांडर नमन शयाल सन्याल की जान चली गई, वो आपको तेजस की ही बारे में पूछेगा। ठीक है, ये तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चन में अंदर जाएगा। तेजस के बारे में अगर चाहे तो पूछेगा। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो तेजस है वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ 2015 में। इसमें जो इंजन लगता है वो GE एरोस्पेस नाम की कंपनी, जो GE की ही एक कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक्स नाम की एक कंपनी है अमेरिका की। हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्रोडक्ट GE के बिकते हैं।
वो कंपनी इसका इंजन बनाती है, यानी इसमें इंजन अमेरिका ने कंपनी का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अगर कहा जाए कि मतलब हमारे लिए प्रश्न ऐसे आ सकता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन है। और आपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं इसको जो है वो अगर कहा जाए पढ़ा ही होगा। 21 नवंबर 2025 को कितनी श्रम संहिताओं को लागू किया गया? एक, दो, तीन, चार। चार। पहले समझ लीजिए, ये श्रम संहिता है, यानी लेबर कोड्स पहले ही जो है वो लाए जा चुके हैं। इनको लाए हुए काफी समय हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे आप कोड ऑफ वेगास जो है वो 2019, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, यानी कोड को तो 5 साल हो गए। बट इनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट अब हमने किया। पहले भारत में देखो 29 लेबर लॉ थे। उन 29 लेबर लॉ को आपस में मर्ज करा, खत्म किया और रिपील करके नया हमने 4 लेबर कोड लेकर आए। और इन 4 लेबर कोड को अब हमने जो अगर कहा जाए लागू किया। यहाँ पर तो ये लिखा, सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए 4 श्रम संहिताओं को लागू किया। तो हो सकता है कि ये प्रश्न अब लिंक कर ले। और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। यूपीएससी में मैच द कॉलम में पूछ दे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड सामने लिख दिया 2020, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, या इनमें से कौन सा लेबर कोड 2020 में नहीं आया। ठीक है, ये पूछ ले 2020, 2020, 2020, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वर्किंग कंडीशन, ऐसे प्रश्न भी जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी है। अगला है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दितवाहा से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित रहा? तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, पुडुचेरी। तो इसमें केरला सबसे, देखो ये श्रीलंका होते हुए एंटर हुआ हमारे यहाँ। तो इसने तमिलनाडु सबसे पहले पुडुचेरी को नुकसान पहुंचाया, तमिलनाडु को नुकसान पहुंचाया, और जो अगर कहा जाए आंध्रा को पहुंचाया, आपको दिख रहा होगा। पर नुकसान हमसे ज्यादा जो पहुंचा, वो पहुंचा आपके श्रीलंका। तो श्रीलंका को नुकसान ज्यादा पहुंचा, इसलिए श्रीलंका में ही जो अगर कहा आ जाए कि हमने सागर बंधु नाम का ऑपरेशन चलाया, वो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। बट अभी अपने कॉमन सेंस के लिए इतना पता होना चाहिए कि हाँ, हमने एक ऑपरेशन इसके लिए चलाया था। वो पूरा ऑपरेशन में क्या है, क्योंकि वो ऑपरेशन तो अभी भी तक चलता रहा। तो इस तरह से ये तो वन लाइन का है, इसमें ज्यादा हमारे यहाँ आते आते तो ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो हमारे यहाँ इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहा। ये आपको याद रखना है ना। देखो साइक्लोन के भी कई पैटर्न होते हैं, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, कैटेगरीज होती हैं साइक्लोन की। जो साइक्लोन में विंड चलती है, उन विंड के आधार पर साइक्लोन्स की कई सारी कैटेगरीज होती है। सबसे छोटी और कमजोर कैटेगरी होती है डिप्रेशन, उससे थोड़ी बड़ी होती है डीप डिप्रेशन, और सबसे खतरनाक होती है सुपर साइक्लोन। अगर आपको ये कभी पढ़ना हो तो आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाइए, उसमें साइक्लोन को क्लिक करिए तो उसमें लिस्ट आ जाती है कि साइक्लोन को हम कितने तरह से कैटेगराइज करते हैं, उसकी कैटेगरीज को कैसे बताते हैं ओवरऑल। अब ये क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए आड़े टेढ़े क्वेश्चन की कहानी वाला क्वेश्चन। हाल ही में मणिपुर में 37,000 साल पुराने बांस के फॉसिल प्राप्त हुए। उस समय समझ पड़ेगा कि उस समय बांस कैसा होता था। जो आइस एज आया, जिसको हम हेलोसिन पीरियड भी बोलते हैं, उसका असर क्या रहा, वो सब स्टडी करने में मिलेगा। कैसे होगा, क्या स्टडी होगी, गॉड नोस, हम नहीं जानते। लेकिन अभी हमारे लिए इतना तो हो गया कि आपकी नदी का नाम पूछ सकता है, तो चिरांग रिवर इसमें क्वेश्चन का आंसर याद रखना। तो आपको जैसे ये प्रेस रिलीज दिख रहा है, अब ये क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। वो आपसे पूछेगा 2025 में चर्चा में रही चिरांग नदी घाटी किस राज्य में है? अब दिमाग खराब हो गया, क्या करोगे? जैसे लिखा है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी में चिरांग नदी के गाद वाले जमाव में फासिल पौधों के बचे हुए हिस्से की जांच कर रहे शोधकर्ताओं को सही सलामत बांस का तना मिला है। इस पर बहुत पहले गायब हो चुके कांटों के निशान हैं। एशिया का यह सबसे पुराना कांटेदार बांस का फॉसिल महाद्वीप में वनस्पति इतिहास को एक नया अध्याय फिर से शुरू लिख सकता है। यानी ये एक अच्छा खासा है, इसमें अब क्या होगा वो तो देखने वाली बात। यहाँ पर वो हम नहीं कह सकते यहाँ पर। तो ये है। और फिर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो पैलियो साइंसेस के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच वांच करी होगी, वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो ये एक रफली एक यार वो नदी घाटी, अभी क्या होता है ना कि जैसे कितनी नदियां याद रखें, तो न्यूज में अगर कोई चीज है तो नदी हमको याद रखें। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है, अंदर जाने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कैसे इंडियन ऑफ द ईयर जो है वो अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया जय शाह? काफी न्यूज में है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड।
ठीक भी है। देखो ऐसा है, बहुत प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन तो है, क्योंकि अभी आप देखो कि क्रिकेट में हमने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास अभी लेटेस्ट 3 बड़ी ट्रॉफी। तो इसमें तो हमको ये बात को मानना पड़ेगी ना कहीं मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम करता है ना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम करता है ये। अगला क्वेश्चन भी अच्छा हेल्दी क्वेश्चन है और 2026 के लिए भी। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला निजी PSLV रॉकेट विकसित किया जा रहा है? टाटा, L&T, अशोक लेलैंड और इसरो। आंसर है L&T। ये भी दो यानी 2026 भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए कितना आगे होगा। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के रॉकेट्स होंगे, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में सैटेलाइट डेवलप करने वाली टेक्नोलॉजी होंगी, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में PSLV रॉकेट्स होंगे। यानी हो सकता है कि भारत विश्व में स्पेस टेक्नोलॉजी का हब बन जाए। जो नासा था 60s में, जो नासा खड़ा हुआ स्पेस रेस में, जो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का से नासा इतनी बड़ी एजेंसी बन गया, अब वो मौका हमको मिल रहा है। भविष्य में हम स्पेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिख रहा है HAL और L&T ने तैयार किया देश का पहला इंडस्ट्री मेड PSLV। अगले साल होगा लॉन्च। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और लांसर ट्यूब ने मिलकर ये रॉकेट तैयार किया है। बस ये इतना ही अपने को याद रखना है। तो इस तरह से ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन अगले वीक से अब जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम फूड सेफ्टी ऑफिसर का हमारा एक बैच चलता था, अब हम उससे फ्री हो गए हैं, तो हमको टाइम मिल जाएगा जल्दी वीडियो बनाने का। और भी ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे, कुछ शॉर्ट्स वगैरह पे भी अब हम काम शुरू करेंगे। दूसरा, अगर मैंने जैसे कहा कि हालांकि हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, बहुत ही बढ़िया हेल्दी टेस्ट सीरीज थी हमारी, बट अब वो समय निकल ही गया उसको लेने का। तो आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करिए BR एकेडमी का। और BR एकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें एक स्टोर करके फीचर आपको दिखेगा नीचे। उस स्टोर फीचर को क्लिक करेंगे तो उसमें एक आपको ये टेस्ट सीरीज दिखेगी, FSO की। इस पे क्लिक करिएगा। इसमें 2 वीडियो ओपन है। ठीक है, मतलब वो वीडियो का जो हेडिंग है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर मैनुअल। उनको आप देख लीजिएगा। जितना मेरा दिमाग चलता है, आपको 10-15 क्वेश्चन की वेटेज तो उसमें से आ जाएगी। 10-15 क्वेश्चन का वेटेज है उन 2 वीडियो के अंदर, है ना। तो वो आप चाहें तो देख भी सकते हैं एक बार अपने स्तर पर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो है वो मुलाकात होगी। इकोनॉमिक सर्वे चाहें तो, अगर अभी आपको मार्च तक का एग्जाम फोकस करना है तो इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इसमें 3 टेस्ट हैं, बहुत हेल्दी है और पूरा इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से मैंने पढ़ाया है। बाकी आपके ऊपर है। अब मेरा फाउंडेशन बैच भी है, डेडिकेट है, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बहुत समर्पण के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और मतलब सब तरह से उनको गाइड भी करता हूँ, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और बाकी यहाँ इस मंच पे तो आपके साथ हुई, यहाँ तो हम साथ काम कर ही रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो बहुत धन्यवाद आप सबको। और अब अगले हफ्ते जो है वो मुलाकात करते हैं आपसे। अगले हफ्ते क्या, अब तो जल्दी मुलाकात होना शुरू हो जाएगी। अब मुलाकात का जो सिलसिला है वो जल्दी जल्दी। और उन सबको धन्यवाद जिनके कमेंट्स आते हैं, और उन सबको भी धन्यवाद जिनके कमेंट नहीं आते हैं। कमेंट कीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट करने से 2 वे कम्युनिकेशन होता है, हमें समझ पड़ता है कि हम एक दूसरे के साथ क्या काम कर रहे हैं, हमको एक दूसरे की जरूरत कैसे है यहाँ पर। ऐसे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी को।